नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक एक करके जानेंगे देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात कर लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। क्या बीजेपी के हाथ से खिसक रहा है महाराष्ट्र? शिंदे अजीत हटे तो 48 सीटें और घटेगी। इंडिया ब्लॉक 180 सीटों पर मजबूत। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक 10 जून 2024 हम अब भी डीएनए का हिस्सा हैं। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। ये बयान अजीत पवार जो कि अध्यक्ष है एनसीपी के उनका है। वहीं आपको बता देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना के प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे ने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को महाराष्ट्र के अंदर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी घट सकती है महाराष्ट्र के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। ईसाई नाराज न हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गंवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था वहां जीते। जी हां, दैनिक भास्कर की खबर छपी हुई है, उसकी बात कर लेते हैं। आपको बता दें, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मर्यादाओं की सीमा का पालन करता है, अपने काम पर गर्व करता है, अहंकार से रहित होता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में सच्चा सेवक कहलाने का हकदार है। यह बयान है मोहन भागवत का। आपको बता दें, एक बात साफ है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्तों में खींचतान चल रही है। ये खींचतान नई नहीं बल्कि बीते 3 से 4 साल से चल रही है। दैनिक भास्कर के सोर्स बताते हैं कि बीजेपी ने चुनाव के दौरान आरएसएस की सलाह लगातार नजरअंदाज कर दी। दावा यह भी है कि आरएसएस वर्कर्स से कहा गया है कि वे प्रचार से दूर रहें क्योंकि उनके रहते माइनॉरिटी वोट मिलना मुश्किल है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट। आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में दावा, अजीत से गठबंधन के कारण नुकसान। पूछा, जब बीजेपी शिंदे सेना के पास पर्याप्त बहुमत तो अजीत को साथ क्यों लिया? जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े ऑर्गेनाइजर में छपे एक आर्टिकल में लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी महज 240 सीटों पर लड़खड़ा गई। इसका कारण यह है कि भाजपा नेताओं का अति आत्मविश्वास, यानी कि आएगा तो मोदी ही, इस भरोसे में रहने वाले कार्यकर्ता जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ रहते हैं। महाराष्ट्र में अजीत पवार से हाथ मिलाने और कांग्रेस नेताओं को पार्टी में लेने जाने से भाजपा को झटका लगा है। संघ के स्वयंसेवक रतन सारदा ने इस लेख में सवाल उठाए हैं कि जब बीजेपी और शिंदे शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत है तो अजीत को साथ क्यों लिया? कई साल तक कांग्रेस की जिस विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ी, सत्ता के लिए उसके लोगों को भाजपा ने साथ में लिया। इससे कार्यकर्ता दुखी हो गए। भगवा आतंकवाद का आरोप लगाने और 26/11 को संघ की साजिश बताने वाले कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया। इससे संघ के स्वयंसेवकों को भी ठेस पहुंची है। वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले ही अजीत ने कहा था कैबिनेट से कम कोई पद मंजूर नहीं। जी हां, आपको बता दें, एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर मुंबई में पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एनडीए सरकार में कैबिनेट पोर्टफोलियो की फिर से मांग की है। यानी कि कहीं ना कहीं एनडीए की टेंशन एक बार फिर से यहां पर बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा ने हमसे कहा था कि उन्हें अपने सहयोगियों को कैबिनेट पट देने की जरूरत है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की कि राहुल गांधी बोले, वायनाड छोड़ दूं या रायबरेली, धर्म संकट में है। मोदी की तरह भगवान से गाइडेंस नहीं मिला, मेरे लिए जनता ही भगवान। जी हां, बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार 12 जून को केरल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल का यह पहला केरल दौरा है। मल्लपुरम में जनसभा के दौरान राहुल ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूं। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कि सांसद है, उनको वायनाड या फिर रायबरेली दोनों में से एक ही सीट चुननी पड़ेगी। ऐसे में राहुल गांधी को यूपी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए रायबरेली जरूरी है, तो वही केरल के अंदर
और ज्यादा पैर पसारने के लिए वायनाड सीट जरूरी है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने धर्म संकट आ चुका है कि वो वायनाड से इस्तीफा देंगे या फिर रायबरेली से। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। राजस्थान में गहलोत सरकार में जारी 9 लाख पट्टों का होगा रिव्यू। यूडीएच मंत्री बोले गड़बड़ी की शिकायतें मिली, अफसरों पर एक्शन होगा, निगमों का सीमांकन फिर से। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार के कार्यकाल में प्रशासन शहरों के संग अभियान में जारी किए गए 9 लाख से ज्यादा पट्टों का रिव्यू करने का निर्णय लिया है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा है कि पिछली सरकार में प्रशासन शहरों के संग अभियान में बड़ी संख्या में मकानों के पट्टे जारी किए गए थे। इसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आ रही थी। ऐसे में सरकार के स्तर पर अब जल्द ही पूर्व में जारी किए गए गलत पट्टों का रिव्यू किया जाएगा। खर्रा ने कहा कि इसको लेकर जल्द ही आम जनता से शिकायतें मांगी जाएगी। इसके आधार पर आला अधिकारियों की देखरेख में पट्टों की जांच की जाएगी। खर्रा मंगलवार को सचिवालय में एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में शामिल हुए थे। यानी कि 9 लाख पट्टे जो कि गहलोत सरकार में जारी हुए थे राजस्थान में, उनकी एक बार फिर से भजनलाल सरकार जांच करेगी। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। हरियाणा में बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग, शराब महंगी हुई। पंजाब में जमीन विवाद में चली गोलियां। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की। हरियाणा में आज से शराब और बियर महंगी मिलेगी। देसी शराब के 5 रुपए तो बियर के 20 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। अंग्रेजी शराब की बोतल पर भी 5% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा में नई आबकारी नीति लागू हो रही है। सरकार बार इंपोर्टेड शराब को इसके दायरे में लाई है। होलसेल से जिस रेट पर ठेकेदार को विदेशी शराब मिलेगी उस पर 20% लाभ मानकर उस शराब की बिक्री होगी। होटल में लाइसेंसी बार संचालक अब आसपास के 3 ठेकों में से किसी से भी शराब खरीद सकेंगे। ये भी शर्त रखी है कि तीनों ही शराब ठेके अलग अलग लाइसेंस धारकों के होने चाहिए। इस बार आबकारी नीति में रिजर्व प्राइस के मुकाबले 7% तक बढ़ोतरी की गई है, जबकि शराब के दाम कम बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति पेटी 50 से 60 रुपए बढ़ाए जाते थे, इस बार 25 से 20 रुपए के आसपास प्रति पेटी की बढ़ोतरी की गई है। चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। हरियाणा में जेजेपी हर विधानसभा सीट पर हारी। लोकसभा चुनाव में सभी कैंडिडेट की जमानत जब्त। विधायकों की बगावत समेत 5 कारण। जी बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। हरियाणा में इनेलो पार्टी से अलग होकर बागी जननायक जनता पार्टी बनी। जननायक जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। एक भी सीट जीतना तो दूर, पार्टी के कैंडिडेट अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इतना ही नहीं, पार्टी 90 विधानसभा में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं कर पाई। जजपा का वोट शेयर 0.87% रहा, जो बसपा और इनेलो से भी कम है। इस साल के लास्ट में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें, जेजेपी के विधायक ही उसके खिलाफ 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के 10 विधायक बने थे, लेकिन इसमें से 6 विधायक पार्टी से बगावत कर अलग अलग पार्टियों को हरियाणा में समर्थन कर रहे हैं। कुछ विधायक तो 2019 में भाजपा के साथ गठबंधन के बाद हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराज हो गए थे। इसमें दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे। दुष्यंत के खिलाफ मोर्चा खोलने वालों में सबसे पहले विधायक नारनौंद के रामकुमार गौतम थे। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। शिशु मंदिर में गुरुजी अब ओडिशा के सीएम। मोहन मांझी राज्य के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री। केवी सिंहदेव प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम बनेंगे। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस बड़ी अपडेट की। संघ कार्यकर्ता सरस्वती शिशु मंदिर में गुरुजी फिर सरपंच और अब ओडिशा के तीसरे आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे। मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए सीएम होंगे। इसके अलावा कनक वर्धन सिंहदेव और प्रभाती परिदा डिप्टी सीएम होंगे। राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को तीनों के नाम की घोषणा की। शपथ 12 जून को होगा। मोहन मांझी क्योंझर जिले के जोपुड़ा ब्लॉक के रायकोड़ा गांव के रहने वाले। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट की। सरकार का ऐलान, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए आर्मी चीफ होंगे। 30 जून को पदभार संभालेंगे। जी हाँ, बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया है। वह 30 जून को पदभार संभालेंगे। इसी दिन मौजूदा सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे रिटायर्ड हो रहे हैं। द्विवेदी इस समय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट
अपडेट की। उत्तर प्रदेश में 48 डिग्री तक जाएगा पारा, 4 की मौत। कानपुर में 52 साल का रिकॉर्ड टूटा, 60 जिलों में लू का अलर्ट। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस बड़ी खबर के बारे में। उत्तर प्रदेश में 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गर्म हवाएं चलेगी। पारा 48 डिग्री और हीट इंडेक्स 52 के पार जा सकता है। चित्रकूट में 1.5 साल की बच्ची समेत 4 की ने अपनी जान गंवा दी है। परिजनों के मुताबिक गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था। आपको बता दें, सबसे गर्म प्रयागराज कानपुर में टूटा 52 साल का रिकॉर्ड। प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में प्रयागराज टॉप पर रहा, जहां कल महीने का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। यहां पारा 47 डिग्री को पार कर गया। कानपुर में गर्मी ने 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जहां सीजन का न्यूनतम तापमान सर्वाधिक 34.9 डिग्री रहा। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट का। मृदा बोली बेनीवाल घुटनों के बल भाजपा में आने को तैयार। ये घोड़े और मैदान ऐसे ही रहेंगे जब तक एक घोड़ा मर न जाए। जी हाँ, बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि राजस्थान से आ रही है। पूर्व सांसद और नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रही डॉक्टर ज्योति मिर्धा ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल पर इशारों में जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये हनुमान बेनीवाल जितने उल्टे सीधे बयान दिए हैं कि हमने तो पार्टी बना ली। अरे अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाओ। एक बार अकेले चुनाव लड़ा था, तब जमानत जब्त हो गई थी। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की बैसाखी लेकर आते हो। मिर्धा मंगलवार को अमर सिंह कॉलोनी स्थित अपने आवास पर जनसुनवाई कर रही थी। उन्होंने कहा, नेताजी यानी कि हनुमान बेनीवाल गुडालिया चलकर भाजपा में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं और आज भी मुख्यमंत्री से चाह रहे हैं कि किसी तरह गालमेल करके बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब सब समझ चुकी है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट का। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए, एनटीए को नोटिस। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये याचिका स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की थी। इसमें बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर्स पर गलत क्वेश्चन पेपर्स बंटने के चलते हुई गड़बड़ी की शिकायत की गई थी और परीक्षा रद्द कर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा, नीट यूजी की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है, हमें इसका जवाब चाहिए। अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वैकेंसी बेंच ने मामले की सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। 10 जून को भी दायर की गई थी याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट में 10 जून को भी नीट रिजल्ट पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने नीट यूजी एग्जाम 2024 में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी का आरोप लगाया है। एक एग्जाम सेंटर के 67 कैंडिडेट्स को पूरे 720 मार्क्स मिले हैं। इस पर भी याचिकाकर्ता ने संदेह जताया है, जिसमें कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस भेज दिया है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इंग्लैंड पाकिस्तान हो सकते हैं वर्ल्ड कप से बाहर। दोनों ने खेला था पिछला फाइनल। न्यूजीलैंड श्रीलंका भी मुश्किल में, जानिए समीकरण। जी हाँ, बात कर लेते हैं इस खबर के बारे में। T20 वर्ल्ड कप में फर्स्ट राउंड के 40 में से 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। अब तक किसी भी ग्रुप की स्थिति साफ नहीं हुई है। 4 ग्रुप से 2-2 टॉप टीमों को सुपर 8 में जाना है, लेकिन किसी भी टीम ने इस वक्त अगले राउंड में जगह नहीं बनाई है। हाँ, इतना जरूर साफ हो चुका है कि पिछले T20 वर्ल्ड कप की 2 फाइनलिस्ट इंग्लैंड और पाकिस्तान की आगे की राह बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और श्रीलंका जैसी टीमों का भी टूर्नामेंट में भविष्य अधर में लटका हुआ